नमस्कार। तो आज चलते हैं पूर्वी हिमालय के एक ऐसे राज्य के सफर पर जो जितना खूबसूरत है उतना ही नाजुक भी। सिक्किम आइए मिलकर ये समझते हैं कि यहाँ के पहाड़, यहाँ की बदलती जलवायु और यहाँ के लोगों की जिंदगी की कहानी ये सब एक दूसरे में कैसे घुलती भी है। तो चलिए शुरुआत एक सीधे सी सवाल से करते हैं जिसमें अक्सर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है या फिर सिक्किम? तो जवाब यह है कि एरिया के हिसाब से गोवा सबसे छोटा है और सिक्किम ठीक उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे ना, साइज ही सब कुछ नहीं होता। सिक्किम का कद भले ही छोटा हो पर इसका जो चरित्र है वो हिमालय जितना ही विशाल और बुलंद है। तो साइज की बात तो हो गई, आप जरा ये समझते हैं कि सिक्किम की जमीन असल में इतनी अनोखी और चुनौतियों से भरी क्यों है। इस नक्शे को देखिए, साफ पता चलता है कि सिक्किम कैसे तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन के तिब्बती इलाके के बीच में एक सैंडविच की तरह फंसा हुआ है। और यही अनोखी लोकेशन इसे रणनीतिक तौर पर मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा अहम बना देती है। अब जरा इस मैप को देखिए, ये कमाल का है। ये दिखाता है कि सिक्किम की जमीन कितनी ज्यादा ऊंची नीची है। मतलब कुछ ही किलोमीटर के सफर में कोई भी 300 मीटर से सीधा 8 पप्पा 600 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। ये जो एकदम खड़ी चढ़ाई वाला भूभाग है ना, यही यहाँ के मौसम से लेकर संस्कृति तक हर चीज को तय करता है। और इस बुलंदी का ताज है कंचनजंगा। 8,900 मीटर की ये विशाल चोटी, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, इस छोटे से राज्य पर एक पहरेदार की तरह शान से खड़ी है। सिक्किम की जमीन सिर्फ ऊंची ही नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत कॉम्प्लेक्स है। इस नक्शे में जो अलग अलग रंग दिख रहे हैं न, वो नाइस और सिस जैसी चट्टानें हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पर्दार और काफी नरम किस्म की चट्टानें होती हैं। इनके बीच से कई दरारें यानी फॉल्ट लाइंस भी गुजरती है और बस यही वजह है कि ये पूरा इलाका कुदरती तौर पर लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो यही खूबसूरती और यही नाजुकपन इसे गर्म होती दुनिया के खतरों के ठीक सामने मतलब एकदम फ्रंट लाइन पर लाकर खड़ा कर देता है। और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। जलवायु परिवर्तन पर बनी अंतर सरकारी समिति यानी इप्सीसी अपनी रिपोर्ट में साफ साफ कहती है कि हिमालय खतरे में है। ये एक सीधी और बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि यहाँ का जो नाजुक संतुलन है वो अब तेजी से बिगड़ रहा है और इसका असर वो अब जमीन पर साफ दिखने भी लगा है। बारिश का कोई पैटर्न ही नहीं बचा। कभी मूसलाधार बारिश हो जाती है तो कभी महीनों तक सूखा पड़ जाता है। भूस्खलन जैसी आपदाएं तो जैसे आम बात हो गई है। पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक जबरदस्त तनाव से गुजर रहा है। इन दो नक्शों को एक साथ देखने पर तो पूरी कहानी शीशे की तरह साफ हो जाती है। बाईं तरफ देखिए, बर्फ की चादर कैसे सिकुड़ रही है और दाईं तरफ वहीं खड़ी ढलानें हैं जो आप बर्फ के उस रक्षा कवच के बिना ज्यादा अस्थिर हो गए हैं और लैंडस्लाइड के लिए और भी ज्यादा वुल्नरेबल कारण, और उसका प्रभाव बिल्कुल आंखों के सामने है। तो चलिए अब इस बड़े राज्य स्तरीय संकट से थोड़ा जूम इन करते हैं और एक खास समुदाय की जिंदगी को देखते हैं जो इस फ्रंट लाइन पर ही रहता है। हम बात कर रहे हैं गनाथांग घाटी की। सोचिए, 4,500 मीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पर बसा ये गांव कभी ऐतिहासिक सिल्क रूट का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। यहाँ की जिंदगी आज भी बहुत कठिन है और पूरी तरह से प्रकृति के रम्मो कर्म पर चलती है। अच्छा, तो यहाँ रहते कौन है? ये सर्वे हमें एक झलक देता है। अघाटी की आबादी में करीब 48% लोग सामान्य वर्ग से हैं, जबकि बाकी में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग लोग शामिल हैं। तो इन लोगों का गुजारा कैसे चलता है? ये चार्ट बताता है कि टूरिज्म इनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। होमस्टे चलाना, टैक्सी चलाना, यही सब इनके मुख्य काम हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब मौसमी साथ न दे या कोई आपदा आ जाए तो इस कमाई पर कितना बड़ा और सीधा असर पड़ता होगा। और ये जो आय का डेटा है ना, ये हमें जमीनी हकीकत दिखाता है। आबादी के एक बड़े हिस्से की मासिक आमदनी काफी कम है। अब ऐसे दूर दराज और मुश्किल माहौल में ये चीज जिंदगी की आर्थिक अनिश्चितता को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। तो गनाथन घाटी की इस कहानी से मिले सबक के साथ अब वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पूरे सिक्किम राज्य के लिए आगे की राह क्या हो सकती है। यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ तो सिक्किम की साक्षरता दर कमाल की है। ये भारत का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य है और इसकी सांस्कृतिक विरासत भी बहुत अमीर है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये आर्थिक रूप से पिछड़ा है और कुदरती आपदाओं का खतरा यहाँ हमेशा बना रहता है।
इन चुनौतियों का सीधा मतलब ये है कि सिक्किम को संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पाने के लिए दुगनी मेहनत करनी होगी, चाहे वो गरीबी खत्म करना हो, सबके लिए खाने की सुरक्षा पक्की करनी हो या फिर जमीन पर जीवन को बचाना हो। लेकिन तस्वीर सिर्फ चुनौतियों की नहीं है, उम्मीद की किरणें भी है। सस्टेनेबल टूरिज्म, ऑर्गेनिक खेती में नए नए प्रयोग करना, छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना और जियोथर्मल एनर्जी जैसी नई संभावनाओं को तलाशना, ये सब सिक्किम को एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि ये छोटा सा राज्य अपनी इन अनूठी ताकतों के दम पर क्लाइमेट चेंज जैसी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करके एक मजबूत भविष्य कैसे बना सकता है। इसका जवाब ही सिक्किम की आने वाली कहानी लिखेगा।